क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आया, आजकल के अखबार में एक रिपोर्ट छपकर आया कि 2014 के चुनाव में 66% लोग चाहते थे कि देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अभी सर्वे रिपोर्ट आया, वो कहता है कि अब ये आंकड़ा 24% आ गया। तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है 66 से गिरकर अभी 24 तक आ गई। अब ये 24 तक अगर नीचे अगर आ गई है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, तो ये योगी को उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनवाने की स्थिति में नहीं है। ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब है कि अगर नरेंद्र मोदी के प्रचार में जाता है तो नुकसान होने की संभावना है, फायदा होने के बजाय। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल रही है, इसलिए ये टोना टोटके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि 28 मंत्री हमने बनाए। दूसरी बात, मंत्री बनाए, मैंने कई जगह ये मामला उठाया, अभी दोबारा उठा रहा हूं कि मोदी जी ये बताइए कि जिन मंत्रियों को आपने मंत्री बनाया, जिन लोगों को मंत्री बनाया, उनको राज्य मंत्री बनाया, उनके सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर तो बना है, क्षत्रिय है, वैश्य, और वो राज्य मंत्री को करने के लिए कोई काम देंगे तब तो वो काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की एक लेडी जो है वो कुर्मी जाति की अनुप्रिया पटेल, पिछले मंत्रिमंडल में उसको राज्य मंत्री बनाया गया। तो 6 महीने के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया दिल्ली में और ये बयान दिया, अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बयान दिया था, उसका मतलब उसको जो अधिकारी सुनते नहीं है वो मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो प्रधानमंत्री ने अधिकारी को कहा होगा कि इसको मंत्री बनाना हमारी मजबूरी है, इसलिए बना रहे। तुम्हारी क्या मजबूरी है इसका सुनने के लिए? तुम्हारी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। ऐसा करो कि उसका सुनने का नहीं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ही तो कंप्लेंट आएगा, हम ही तो बोल रहे हैं, आपको सुनना नहीं। तो काम करने के लिए इनको कार्यभार दिया नहीं गया और ऐसी कोई अखबार में खबर नहीं आई कि कैबिनेट मिनिस्टरों ने अपने हिस्से का थोड़ा काम निकाल कर उनको दिया। दे भाई थोड़ा सा तू निकाल, 1-2 विभाग का मामला है, ये तू ले ले, ये थोड़ा 2-4 चपरासी ले ले, एक ले ले, एक सुपरवाइजर ले ले और थोड़ा सा तू अपना काम कर ले। ऐसा कोई खबर दोबारा हमने पढ़ने को नहीं मिला अखबार में। तो इसका मतलब है कोई कार्यभार, उसको हिंदी में कार्यभार जो बोलते हैं, कोई कार्यभार दिया गया है, ऐसा लगता नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल राजनीति में, चुनाव में वोट हासिल करने से संबंधित मामला है। ये सत्ता देने का या पावर देने का मामला नहीं है। ये केवल बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इस्तेमाल करने का मामला है। मगर चाहे कुछ भी हो, एक बात जरूर कहा जा सकता है, वो ये कि अब राजनीति में ओबीसी मुद्दा बन गया है। राजनीति में ओबीसी साला देश में कभी मुद्दा ही नहीं बनता था, बन गया है। और हम लोग पिछले 2001 में शायद हमने जयपुर के राजस्थान के अधिवेशन में सब्जेक्ट बनाया था। सब्जेक्ट था कि हिजड़ों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। 2009 में अपने अधिवेशन दिया था रायपुर, जयपुर में। तो वहां से लेकर लगातार हम लोग उसको इश्यू बनाए हुए, देश भर में इश्यू बनाए, लगातार इश्यू बनाए। तो उसको 10-11 साल के बाद समय हो गया है और ये जागरण की वजह से लगातार सुर्खियों में आया। तो अब हाँ, और दिल्ली में रैली भी की हमने। इस वजह से उस रैली को काउंटर करने के लिए अन्ना हजारे नाम का एक भूत खड़ा किया गया था उस समय, जो है ना, हमारी इसको काउंटर करने के लिए कि हमारा इशू ना बने, इसलिए दूसरा इशू भ्रष्टाचार इशू बने। ऐसा मामले के लिए अन्ना हजारे नाम का वो साला 100 में भी नहीं गिनती में आता है, वो हजारा जो है,
तो उसको हाँ, उसको ऐसे अखबार के द्वारा हुआ खड़ा किया गया था। तो इस तरह से उस समय आंदोलन को, मगर आज चाहे कुछ भी हो, हमारे लगातार प्रयास का नतीजा ये है कि अब ये राष्ट्रीय राजनीति का इशू बन गया है। और सुनने में आया कि 23 तारीख को नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए आ रहा, जाति आधार गिनती के लिए, ऐसी खबर है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा है? तो मैं इस काम के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार तुम मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री को इस मुद्दे के लिए मनाने के लिए आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मनाने से वो मानने वाला है नहीं है, मगर तुम मनाने का कम से कम काम कर रहे हो, तो इसके लिए धन्यवाद जरूर दिया जा सकता है। और सुना है तेजस्वी यादव भी साथ में तुम ला रहे हो, विरोधी पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों मिलकर कर रहे हो, और दादा अच्छी बात है तुम ऐसा कर रहे हो। मगर एक काम तो जरूर किया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसकी गिनती नहीं होती है तो राज्य स्तर पर तो हो ही सकती है। नीतीश कुमार के निगरानी नियंत्रण में जितनी सत्ता है, उतने सत्ता में तो तुम कर ही सकते हो, तो उतना तो कर लो, उतना किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मान लो बिहार में हो जाता है तो सारे देश भर में असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार, अगर मान लो समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी रणनीति बना लेते हैं और अगर रणनीति बनाकर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी की सरकार आने की संभावना नहीं है। मगर ये समाजवादी पार्टी के रणनीति पर निर्भर करता है योगी की सरकार आएगी या नहीं आएगी। अभी तक जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है उससे तो मुझे नहीं लगता कि योगी हार जाएगा, बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि योगी बीजेपी के लोग यूनाइटेडली लड़ रहे हैं और उसके विरोध में कांग्रेस अलग लड़ रही है, समाजवादी अलग लड़ रही है, बीएसपी अलग लड़ रही है, और ओम प्रकाश भी मैदान में उतरा हुआ है। उसने भी भागीदारी मोर्चा शायद ओबीसी के साथ बनाया हुआ है और कह रहे हैं कि हमारे साथ 10 पार्टियां बैकवर्ड क्लासेस की है। हो सकता है, अभी मुझे तो मालूम नहीं 10 पार्टी की, अभी मैं उंगलियों पर भी गिनती नहीं कर पाया कि कौन पार्टियां है, मगर वो कह रहे हैं कि हाँ है, हो सकता है उनको जानकारी हो। तो इस हिसाब से अगर 4 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है अपोजिशन वाली, तो योगी चुनाव जीत जाए। वैसे जनता का रुझान दोबारा योगी को चुनाव जितवाने का नहीं है, मगर अपोजिशन पार्टियां 4 जगह अलग अलग लड़ेगी। अभी तो हमारा तो नाम ही नहीं लिया 5वां, अभी तो नाम है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हम भी मैदान में डटे हुए हैं, और अब की बार तो ज्यादा गंभीरता से डटे हुए हैं। फिर भी हमने कहा चलो हमारे तो गिनती में नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी को योजनाबद्ध तरीके से अगर वो रणनीति बनाकर काम करते हैं तो ही जीत सकते हैं। केवल ये सोचना कि अब बीजेपी को रोकने के लिए हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये परिस्थिति नहीं है। वो विकल्प 4 जगह बटा हुआ है तो वो बढ़ जाएगा। इस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस सरकार को हटाने के लिए कोई गंभीरतापूर्वक रणनीति बनाई जाती है, तो अगर ये सरकार बदलती है तो अगले सरकार अगर मान लो आती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी गिनती होगी, बिहार में भी गिनती होगी, उत्तर प्रदेश में भी गिनती होगी। अगर 2 राज्यों में गिनती होती है तो फिर तो आधा देश में गिनती हो ही जाएगी, तो सारे देश भर में गिनती होने का माहौल बन जाएगा और ये मामला इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में बात को आगे बढ़ाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है, ये किया जा सकता है आने वाले समय में। अभी मैं आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का प्रभाव रोकने की कोशिश लगातार हो रही है और इसके बारे में भी लोगों के पास जानकारी नहीं है कि मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को ओबीसी के तौर पर आइडेंटिफाई किया था, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक
33 जातियों को ही ओबीसी के तौर पर स्वीकार किया है। 3743 जातियों में से 2633 इतनी ही जातियों को ओबीसी माना, जबकि मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को ओबीसी माना। तो इसका मतलब यह है कि 1300-1400 जातियां जो है अभी भी मंडल कमीशन के बाहर है। ये भी आने वाले समय में लड़ाई लड़ने का एक मुद्दा अलग आने वाले समय में हम बनाएंगे कि जिन जातियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक मंडल कमीशन के लिस्ट में शामिल नहीं किया, उनके लिए, रिमेनिंग जातियों के लिए अलग से आंदोलन चलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। और ये लड़ाई लॉजिकल एंड तक किस तरह से लेकर जाया जा सकता है, इसके लिए कोशिश करेंगे। इस मौके पर इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। बाकी सारे विषयों पर हमारे दूसरे बहुत सारे